हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट वीडियो में हमने साइकोलॉजी की उत्पत्ति, साइकोलॉजी की अवधारणाएं एंड कुछ कोटेशंस के द्वारा साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की थी। आज हम एमसीक्यू बेस के द्वारा हम पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट में वातावरण है, वंशक्रम है, अभिवृद्धि है, विकास है एंड बाल विकास है, इनके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को क्वेश्चंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, बाल विकास आंदोलन का जनक किसे कहा गया है? क्या पेस्टोलॉजी को कहा गया है, क्या टाइडमैन को कहा गया है, क्या हरलॉक को कहा गया है या स्टैनली हॉल को कहा गया है? देखिए, जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर एक बच्चे के बारे में किसी ने सोचना स्टार्ट किया था, वो व्यक्ति कौन थे? कॉमिनियस थे। कॉमिनियस महोदय ने 17वीं सदी के अंदर बच्चों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1628 के अंदर क्या किया? 16 से 28 के अंदर स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कर दी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। इन्होंने ही 1657 में चित्रमय पुस्तकों की रचना की, जो आगे चलकर जो चाइल्ड डेवलपमेंट का आधार बनी, जो आज की जो पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र, उसका आधार बनी। तो 17वीं सदी में बालकों के बारे में सोचना कॉमिनियस ने स्टार्ट किया था। 1628 के अंदर स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। इसके साथ ही 1657 के अंदर उन्होंने चित्रमय पुस्तकों की रचना करके आज का जो शिक्षा शास्त्र, जो पेडागोजी चल रहा है, उसके आधार बने। उसके बाद में एक व्यक्ति है जिनका नाम था पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने 1774 के अंदर जो बाल विकास में सबसे पहले अगर किसी ने कार्य किया, ठीक, सोचना स्टार्ट किया था कॉमिनियस ने, लेकिन अगर बाल विकास के बारे में सबसे पहले जो कार्य किया था वो पेस्टोलॉजी महोदय थे। पेस्टोलॉजी महोदय ने 1774 के अंदर बाल विकास के लिए कार्य किया। इन्होंने क्या किया? अपने ही पुत्र, 3.5 वर्षीय पुत्र पर प्रयोग किए और एक बुक लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी, जो आज आगे चलकर जो आज का जो बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसका आधार बनी। फिर बाल विकास का आधार बनी तो पेस्टोलॉजी, ये इस वजह से इनको क्या कहा गया? पेस्टोलॉजी। और पेस्टोलॉजी की जो भी उन्होंने कार्य किया, जिसका प्रभाव किस पे पड़ा? टाइडमैन पे पड़ा। 1784 के अंदर पेस्टोलॉजी के कार्य का प्रभाव टाइडमैन पर पड़ा और ये टाइडमैन महोदय ने क्या किया? टाइडमैन ने जो भी इन पे इफेक्ट पड़ा उनको बाल विकास के रूप में क्या किया? बाल चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया। ये दोनों ही कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इसके बाद में हरलॉक, ये जो हरलॉक महोदय हैं, हरलॉक महोदय ने कहा कि जो बालक का जो विकास है, प्रारंभिक जो सिचुएशंस थी उसमें बच्चे के जन्म के बाद बालक का विकास समझा जाता था, लेकिन श्रीमती हरलॉक ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि जो बालक का विकास है वो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। स्टैनली हॉल ने क्या किया? 1893 के अंदर, 1893 से 1895 के अंदर बाल विकास आंदोलन की स्टार्टिंग की। ये पूरे विश्व स्तर पर व्यापक रूप लिया और उन्होंने एक बाल विकास सोसाइटी की भी स्थापना की। इस वजह से स्टैनली हॉल है, उनको अमेरिकी विद्वान, जो अमेरिकी बाल विकास है उसका जनक भी कह दिया जाता है, किशोर अवस्था का जनक भी कह दिया जाता है। तो जो हमारा जो आंसर होगा कि बाल विकास आंदोलन के जनक कौन है, तो बाल विकास आंदोलन के जनक स्टैनली हॉल है, क्योंकि उन्होंने विश्व स्तर पर क्या किया था? विश्व स्तर पर बाल विकास आंदोलन को स्टार्ट किया था और बाल विकास सोसाइटी की स्थापना की थी। इस वजह से तो जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? स्टैनली हॉल होगा। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। बेबी बायोग्राफी किस मनोवैज्ञानिक का आधार है? हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो 1774 में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम क्या था? में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था पेस्टोलॉजी महोदय कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। इन्होंने अपने बच्चे, 3.5 वर्षीय बच्चे पर प्रयोग किया और जो प्रयोग किए, जो एक्सपेरिमेंट किए, उनको बेबी बायोग्राफी का नाम दे दिया गया। और ये बेबी बायोग्राफी है वही आगे चलकर क्या बनी? बाल विकास का आधार बनी। इस प्रकार से बाल विकास के जनक किसे कहते हैं? पेस्टोलॉजी को कहते हैं। इसलिए बेबी बायोग्राफी किसका आधार है? क्या बाल मनोविज्ञान का है, शिक्षा मनोविज्ञान का है, मनोविज्ञान का, या शिक्षा शास्त्र का है? तो हमारा आंसर क्या होगा? बाल मनोविज्ञान। बेबी बायोग्राफी किसका आधार है? बाल मनोविज्ञान का। और ये देने वाले कौन थे? पेस्टोलॉजी थे। तीसरा क्वेश्चन, भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत कब से मानी जाती है? देखो, स्टैनली हॉल ने
बाल विकास, अगर हम बाल विकास आंदोलन की बात करें तो 1893 से लेकर 1895 तक ये पूरे विश्व के अंदर क्या किया, इसको प्रसिद्धि दिलाई। लेकिन हमारे भारत के अंदर इसकी स्टार्टिंग देखें तो भारत में हमारे इसकी स्टार्टिंग कब हुई, भारत में बाल विकास अध्ययन कि चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टडी कब करना स्टार्ट किया, 1930 में। तो हमारा जो आंसर होगा वो 1930 होगा। एक बालिका के जन्म के लिए संयोग करते हैं क्या, 2 लंबे गुणसूत्र करते हैं, 2 बौने गुणसूत्र करते हैं, 1 लंबा 1 बौना, 2 लंबे 1 बौना गुणसूत्र करता है। देखो एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से जो 23 पैर के रूप में होते हैं, 23 गुणसूत्र जो पैर के रूप में होते हैं जिन्हें अर्धकोश भी कहते हैं। 46 महिला, 46 मादा, 46 जो नर होता है, दोनों में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 23 क्या होते हैं, पैर के रूप में होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते थे, अर्धकोश बोलते हैं। जब ये दोनों संयोग करते हैं तब जो कोशिका बनती है उसे बोलते हैं जाइकोट कोशिका। और ये जाइकोट कोशिका क्या होती है, जिसको हम द्विगुणित कोशिका भी कह देते हैं। ये जाइकोट कोशिका से हमारे मानव जीवन की क्या होती है, स्टार्टिंग। तो एक जो मानव जीवन की स्टार्टिंग होती है वो एक कोशिका से ही होती है, एक छोटी सी कोशिका जिसका नाम है जाइकोट। और इसकी आकृति इतनी छोटी होती है जैसे क्या हो, सुई की नोक के समान इसकी क्या होती है, आकृति होती है। तो ये हो गए। अब जो 23 गुणसूत्र होते हैं 46 जिनमें से 44 गुणसूत्र क्या होते हैं, काय गुणसूत्र होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डेवलपमेंट करने का जो कार्य है वो 44 गुणसूत्र, जिन 22 गुणसूत्र करते हैं। ठीक है, 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जिनसे क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है कि बालिका होगी या बालक होगा। इसके साथ ही जो महिला होती है, महिला में अक्षक गुणसूत्र पाया जाता है, और जो पुरुष होता है उसमें अक्षवाई गुणसूत्र पाया जाता है। जो अक्षक गुणसूत्र होते हैं जिनको हम लंबे गुणसूत्र कह देते हैं, और जो अक्षवाई गुणसूत्र होता है उसको हम एक लंबा व एक बौना गुणसूत्र कह देते हैं। देखिए जब दोनों संयोग करेंगे तो एक बालिका का निर्माण होगा, एक बालिका की प्रस्तुति होगी, और जब अक्षवाई निर्माण करेंगे तो एक बालक का निर्माण होगा। तो जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 लंबे गुणसूत्र। जब मादा की तरफ से अक्ष व नर की तरफ से अक्ष संयोग करता है, अक्ष के संयोग से जिसकी उत्पत्ति होती है वो बालिका होती है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2 लंबे गुणसूत्र। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः गठित होता है, 2 कोष से होता है, केवल 1 कोष से होता है, अनेक कोष से होता है, या कोई कोष नहीं होता। मनुष्य जीवन की शुरुआत जाइकोट कोशिका से होती है। 23 मादा 23 नर दोनों के संयोग करने से जिस कोशिका का निर्माण होता है वो जाइकोट होती है, और जाइकोट से क्या होती है, मानव जाति की शुरुआत होती है। इसकी आकृति सुई के नव के समान होती है। इस वजह से जो मनुष्य जीवन का आरंभ है वो केवल क्या होगा, केवल एक कोष से होगा। ये 23 में से 22 क्या करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं, और एक जो गुणसूत्र होता है, जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो लिंग का निर्धारण करते हैं। अभिवृद्धि में दिखाई देने वाले लक्षण है कि अभिवृद्धि क्या होती है, हमारी बॉडीज में जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, हमारे शरीर के अंदर हमारे जितने भी अंग होते हैं, हमारा अंगों का स्वरूप है, उनका आकार है, वजन है, हमारी बॉडी से शारीरिक विकास से रिलेटेड जो भी विकास होता है वो अभिवृद्धि के अंदर आता है। चाहे उसमें अंगों का विकास हो, चाहे हाथों का विकास हो, हमारे जितने भी अंग ग्रोथ करते हैं उनमें वजन में जो वृद्धि होती है वो अभिवृद्धि होती है। तो हमारा जो आंसर होगा, क्या शरीर के आकार में वृद्धि होती है, बिल्कुल। अभिवृद्धि के द्वारा शरीर के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। शरीर की लंबाई भी बढ़ती है, शरीर के किसी भी अंग में वृद्धि होती है। अभिवृद्धि का मतलब ही क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट। एक बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वही क्या है, अभिवृद्धि है। तो जो हमारा आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, डी। विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक क्या है? सबसे पहले तो हमें अभिवृद्धि और विकास दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा। जो अभिवृद्धि होती है वो शारीरिक डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। एक बच्चे के जितने अंग हैं, अंगों का जो स्वरूप है, वजन है, उनका आकार है, उसमें जो कुछ भी परिवर्तन होता है, फिजिकल जो भी परिवर्तन होगा वो अभिवृद्धि होगी। लेकिन जो विकास होता है वो ऑलराउंडर होता है, इसमें अभिवृद्धि भी इंक्लूड होती है, एक बच्चे का बौद्धिक विकास भी इंक्लूड होता है, श्रृंगात्मक विकास भी इंक्लूड होता है, शारीरिक विकास भी
इंक्लूड होता है, मोरल डेवलपमेंट भी इसके अंदर ही आता है। तो हम ये एक शब्द में समझे तो विकास क्या होता है, ऑल राउंडर होता है। तो अभिवृद्धि और विकास में यही अंतर होता है, अभिवृद्धि शारीरिक विकास को लेकर चलता है और विकास में जितने भी पक्ष होते हैं, एक विकास बच्चा जैसे जैसे विकास करता है उसकी सारी अवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है, ऑल राउंड विकास को इसमें शामिल किया गया है। विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कार्य क्या है? वातावरण क्या होता है, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें होती है वो हमें इफेक्ट करती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, भोजन भी हमें इफेक्ट करता है, शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश, परिवार, उपरोक्त सभी, ये सभी चीज़ें क्या करती है, हमें इफेक्ट करती है। वातावरण में जिस स्थिति में बच्चा जन्म रहा है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, उसको किस प्रकार का पोषण मिल रहा है, उसका परिवार कैसा है, उसकी मित्र मंडली कैसे है, उसका समाज कैसा है, ये सारी चीज़ें एक बच्चे को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो वातावरण, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, उपरोक्त सभी। बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? वंशक्रम और वातावरण। वातावरण में जितनी भी चीज़ें आती है वो हमें इफेक्ट करती है, वो परिवार हो, समाज हो, हमारी सोसाइटी हो, शिक्षा हो, पोषण हो, सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती है। लेकिन जो वंशक्रम होता है उसके अंदर जितने भी क्वालिटीज़ होती है, वो जितने भी गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। इस प्रकार से तो दोनों ही चीज़ें क्या होती है, बच्चों के लिए जरूरी होती है। वंशक्रम द्वारा वो क्वालिटीज़ लेकर आता है, लेकिन क्वालिटीज़ को उभारने का काम कौन करता है, इन्वायरमेंट करता है। तो दोनों ही चीज़ें क्या है, बालक के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो जो हमारा जो आंसर होगा उक्त दोनों होगा। नानी के गुण नातिन में प्रकट होते, ये सिद्धांत है जनन द्रव्य का, मौलिक गुणों का, समानता का, संक्रमण का। जब हम विकास के, जो चाइल्ड डेवलपमेंट के, जब हम विकास की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स निकल कर आते हैं, जिनमें से एक है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा गर्भ अवस्था से लेकर जब तक वो मरता है तब तक उसमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। उसके विकास की जो रफ्तार होती है कभी रुकती नहीं है, लगातार चलती रहती है। ये निरंतरता का सिद्धांत कहता है। क्रमबद्धता का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक के जितने भी गामक विकास होते हैं वे एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और लगातार विकास होता रहता है। कभी शारीरिक विकास होता है, कभी मानसिक विकास होता है, तो विकास एक क्रमबद्ध रूप से चलता है। इसके साथ ही भाषा का विकास भी क्या होता है, क्रमबद्ध रूप से होता है। LSRW की बात करें तो वो भी क्या होगा, क्रमबद्ध रूप से होगा। इसके साथ ही समानता का सिद्धांत, जिस प्रकार से मनुष्य ही की संतान पैदा होती है तो ये चीज़ भी विकास को ही प्रभावित करती है। समान प्रतिमान के समान संतान ही पैदा होगी, पशु के पशु का ही जन्म होगा। इस प्रकार से समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है विकास हमेशा चक्राकार होता है, कभी रेखीय नहीं होता। विकास एक स्पीड से नहीं चलता है, विकास कभी धीरे कभी तेज होता है। इस प्रकार से जो विकास होता है वो चक्राकार गति से चलता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मौलिक गुणों की। जो विकास होता है ये हमारे विकास के सिद्धांत होते हैं। तो हम हमारा आंसर देखते हैं, नानी के गुण नाती में प्रकट होते हैं, ये सिद्धांत किसका है? तो मौलिक गुणों का सिद्धांत है ये। जो मेंडल है, मेंडल ने कहा था कि जो फादर होते हैं, फादर की क्वालिटीज अगर दूसरी पीढ़ी में जाए तो हाफ हो जाते हैं। मान लीजिए किसी की क्वालिटी 100 है, 100 का अगर फादर में जाएगी तो 50 रह जाएगी, लेकिन ऐसा कहा गया। लेकिन वही चीज़ उसके जो डॉटर के अंदर जाती है तो 100 से कितनी हो जाती है, 25। लेकिन मेंडल का सिद्धांत ये कहता है कि फादर की जो क्वालिटीज है, जो दादाजी की क्वालिटीज है वो पोते में आ सकती है, जो नानी की क्वालिटीज है वो नातिन में आ सकती है। कहने का मतलब है जो तीसरी पीढ़ी में क्या सकता है, एक बच्चा क्वालिटीज को ग्रहण कर सकता है। तो जो हमारे आंसर क्या होगा, जो हमारा आंसर होगा मौलिक गुणों का सिद्धांत। कौन सा एक विकास स्वादिष्ट वैज्ञानिक लेमार्क के सिद्धांत से संबंधित है? दादा के गुण पौत्र में प्रकट होना, जिराफ की गर्दन परिस्थितियों के अनुसार लंबी होना, चूहों की पूंछ काटने के बाद भी आने वाली पीढ़ी में पूंछ का आना, या समान प्रतिमान वाली संतान को ही जन्म देना। दादा के गुण पौत्र में आना, ये मेंटल का सिद्धांत कहता है कि जो तीसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, क्वालिटीज को ग्रहण कर लिया जाता है। जिराफ की गर्दन परिस्थितियों के अनुसार लंबी होती है। स्टार्टिंग में हम बात करें अर्जित गुणों के संक्रमण के सिद्धांत की बात करते हैं, जो लेमार्क महोदय ने दिया था। उसमें हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जिराफ की गर्दन ऐसी नहीं थी, पहले उसकी जो गर्दन थी वो घोड़े के जितनी लंबी थी, उसके बाद में ऊंट के जितनी लंबी हुई, और आने वाले समय में वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, और वो आने वाली उनकी जितनी भी संतानें होती है वो लगातार वो अर्जित गुणों को ग्रहण कर रही है। जैसे जो क्वालिटीज पेरेंट्स में, वही क्वालिटीज क्या आ रही है उनके चाइल्ड्स के अंदर आ रही है। तो हम कह सकते हैं अर्जित गुणों और लेमार्क गुणों का जो सिद्धांत है, अर्जित गुणों का सिद्धांत जो लेमार्क महोदय ने दिया था, ये बात जो दूसरा जो आंसर है उस पर लागू होती है। चूहे की पूंछ काटने के बाद आने वाली पीढ़ी,
बीजमैन ने चूहे पर बहुत सारे प्रयोग किए थे। बहुत सारे चूहे इकट्ठे किए, उनकी पूंछ काटी। जैसे जैसे चूहे पैदा हुए उनकी चूहों की पूंछ काटता रहा, लेकिन ऐसा एक भी चूहा पैदा नहीं हुआ कि जिनकी जो पूंछ है वो जो कटी हुई पैदा हुए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बीजकोष का सिद्धांत है वो निरंतरता का सिद्धांत है, जीव द्रव्य का सिद्धांत है। लेकिन जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। थैंक यू। आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू। आगे के वीडियो में हम आगे के जितने भी जो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं हैं या इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।